आइए आइए बैठिए। जैसा कि आप सबको विदित है, रॉन्ग नंबर वाली लड़की जो हमारे ही आंगन की एक पौध है, छोटी सी, भाई कवि CS कृष्णा की जो एक उपन्यास अभी 25 नवंबर को, ये अक्टूबर को रिलीज हुआ, और हमारे आदरणीय श्री अनिल सुरेश मिश्र जी मुंबई से चलकर यहाँ पधारे हैं। इनका एक गजल संग्रह जो आप सभी के समक्ष अभी प्रस्तुत है, यादों का कुसुमन। इन पर हम पुस्तक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं CS कृष्णा के लिए जोरदार तालियां सभी की तरफ से हो जाएं। पहले तो रॉन्ग नंबर वाली लड़की, किताब खोले बिना आप सभी के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, और सभी पूछ रहे हैं, मेरे से भी कई लोगों ने पूछा, इनसे जो मिल रहा है वो इनसे पूछ रहा है। और अभी भी कुछ लोगों का एक प्रश्न था कि हु इज शी, रॉन्ग नंबर वाली लड़की कौन है आखिर, अनूठी प्रेम कहानी है, तो क्या रहस्य है इसका, बाद में हम इस पुस्तक पे भी चर्चा करेंगे। इसके मध्य में जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इन्होंने जिन चीजों को इसमें समाहित किया है, जिन चीजों को शामिल किया है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रॉन्ग नंबर वाली लड़की, इस टाइटल में आपको अंग्रेजी, हिंदी और चूंकि शब्द में ही नहीं लिखावट में भी आपको दिख रहा है, इस कथानक के पीछे क्या रहस्य है और कौन है ये रॉन्ग नंबर वाली लड़की। पब्लिक वांट्स नो, सब जानना चाहते हैं। आपको जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं एक शेर आपको नजर करना चाहूंगा। स्वागत है। कि जख्म दर जख्म मुझसे हिसाब लेता है कोई, तब जाकर कहीं मुझको खिताब देता है कोई। शायद लुधियान जी ने भी लिखा है कि दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ भी मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो एक प्रक्रिया है जो सारे सिस्टम को देखते हुए, कुछ निजी अनुभव भी हो सकते हैं, कुछ मित्रगण, जैसे आप मेरे करीबी बैठे हैं, तो मैं भी ये समझता हूँ कि आप भी काफ़ी चीज़ों से अछूते नहीं रहे होंगे। तो ये जो शीर्षक है, इसकी उत्पत्ति वहीं से होती है जहाँ आप इशारा करना चाहते हैं। 2019 में मैंने ये उपन्यास लिखना शुरू किया था, तो चीज़ें बदलती गईं, और फाइनली जो नियति तय करती है, ये इसी रूप में आपके समक्ष आनी थी, तो इसी रूप में प्रस्तुत है मेरी ओर से। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सलीके से इन्होंने जो सवाल को मोड़ा है उसका जवाब नहीं है, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने जो बच करके दिया है। एक हमारे ब्रज में ओटक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बात कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रही है कि जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं प्रेम के ही विषय पर एक तरह से पॉइंट आउट हो रही है, जो केंद्र बिंदु है आज के इस विषय का, चर्चा का। जिस हिसाब से आज की चर्चा है वो कहीं ना कहीं प्रेम आज रहने वाला है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। इस पर भी एक महाकवि चढ़ गए पंक्ति पर, और उन्होंने लिख दिया कि चांदनी अगर चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत अगर एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। तो अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, एक प्रेम का विषय ऐसा विषय है कि इस पर कह सकते हैं ना जितने मुंह उतनी बात, कि क्या है प्रेम और किस तरह से किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्या सीमाएं, क्या मर्यादाएं, और प्रेम आपके संबंध में क्या मायने रखता है। आप पूछ रहे हैं कि प्रेम एक ऐसा विषय है। अभी हमने एक हमारी किताब पब्लिश करवाई जिसका विषय ही था प्रेम और जीवन और प्रेम। तो सब कि प्रेम कोई विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे विषय प्रेम में समाहित है। ये एक ऐसा स्वरूप है कि इसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हर आदमी जो है अपने अपनी मानसिक, अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से राजीव जी प्रेम का वर्णन करता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेम कोई विषय नहीं है। दुनिया के सारे विषय प्रेम में समाहित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज होती है जो जिसके लिए आप अपनी सबसे
सबसे प्रिय, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान अगर किसी से प्रेम करता है तो अपने आप से करता है। लेकिन चीज होती नहीं है, प्रेम होता है। प्रेम वो है जो ईश्वरीय प्रदत्त है। प्रेम वो है जिसमें आसक्ति है। प्रेम वो है जिसमें समर्पण है, भावों का, मर्यादाओं का, आलिंगन का, नेह का, परिवार का, मित्रता का, जितने सारे रिश्ते समाहित हैं वो प्रेम की ही तो बदौलत है। प्रेम अविरल बहता हुआ स्रोत है। जिन विचारों में यह उपन्यास रॉन्ग नंबर वाली लड़की लिखा गया है, इसमें अंदर क्या है, पूरी चीजें तो आपको यह खरीद करके या आपको अंटे में आ जाए कहीं से बोलते हैं कि सब प्रेम भेंट मिल जाए, कहीं से मिल जाए और ये पढ़े, उसके बाद में यह चीज पूरी जानी जाए कि यह क्या है। पूरा उपन्यास पढ़ के ही पूरी चीजें जानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है इन्होंने समाहित की हैं इस ग्रंथ में, इस उपन्यास में, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो इस उपन्यास में बहुत ज्यादा किरदार नहीं है, उसका चेहरा वाकई में पानी में चमक रहे किसी चांद की तरह प्रतीत हो रहा था। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे, तो नाक को सिकोड़ने से यह साबित हो रहा था कि तेवर थोड़े तुनक मिजाज हैं। पलकें झुकाकर उठाने का अंदाज किसी मैं खाने से कम नहीं था। उसकी आंखों में इश्क का नशा भी था और सपनों में चमक भी थी। माथे की लकीरें भविष्य का निर्माण का संकेत थी, तो होठों का बड़बड़ाना थोड़ा मुंहफट होने के स्वभाव को इंगित कर रहा था। बहुत ही सलीके से शब्दों का चयन करके इन्होंने क्या तारीफों के पुल बांधे, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी लड़के को यह लिख दिया गया हो कि चाल किसी, क्या ही कहूं, कोई हाथी की सी चाल ही कहते कृष्णा जी, कोई आंखों को उल्लू जैसी ही बता दे। हमारे लिए कभी कोई पंक्तियां इतनी सुदृढ़, इतनी सुसज्जित, इतनी बेहतरीन नहीं लिखी गई, ना हमने कुछ ऐसा कहीं पढ़ा है। तो ये जो प्रेम में इसको भेदभाव कहूं कि आपने जो गजब से इसको सजाया है, क्या आप इंगित करना चाहते हैं इन पंक्तियों से प्रिया के लिए राज की ओर से? अभी आपसे कह दे कोई कि उसकी शक्ल जो ऐसी थी कि देखने का भी मन ना करे, तो क्या आप किसी से प्रेम कर पाओगे? तो ये औपचारिकताएं भी होती हैं और एक नायिका के परिदृश्य को वर्णित करने के जो शब्दावली है उसका समुचित प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है। खड़ी बोली हिंदी में साधारणतः एक कहानी लिखी गई है और संयोगवश वो इतनी बड़ी हो गई कि उपन्यास का रूप ले लिया। तो लेखक हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ फूटता रहता है और लेखक वही होता है जो संवेदनाओं को जीता है। जिसके अंदर संवेदनाएं नहीं हैं वो क्या ही लिख पाएगा। हमने राह पर चलती हुई कोई घटना देखी, उसको अपने शब्दों में लिख करके प्रो करके वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, वायरल क्या डाल ही दिया, और डालने मात्र से ही कुछ चीज़ें, दो पंक्तियाँ ही 24 घंटे में लाखों व्यूअर्स आ जाते हैं। तो चीज़ें हृदय के जब तार जुड़ते हैं, एक आंतरिक संचरण जब एक हृदय से दूसरे हृदय के बीच होता है, तो सारी चीज़ें संभव हैं। बहुत सुंदर। और एक ऐसी आपकी पुस्तक के संबंध में एक संजीदा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस उपन्यास में राज के साथ, इन किरदारों के साथ कुछ धर्मों का भी जिक्र है, जिसमें राज जो है वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता है और किसी दुर्घटना में उसके माता पिता, उसके परिवार का देहांत हो जाता है। फिर वो मुंबई चला जाता है और मुंबई से ही ये कहानी शुरू होती है पूरी। इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो मुंबई से ही मानी गई है। उसके बाद में एक मुस्लिम परिवार इनके संपर्क में आता है, जो एक चाय बेचने वाले करीम चाचा हैं। उनकी पत्नी है शबीना बेगम, उनकी एक पुत्री है फिरदौस। उनके साथ यह जीवन यापन करते हैं और किन कष्टों के साथ गुजर कर इस अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो
अधिकांशतः हमने और आपने फिल्मों में कुछ और ही देखा है, जो फेक नैरेटिव कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि मुस्लिम जो वर्ग है उसको अधिकांशतः नेगेटिविटी के रूप में, नकारात्मक रूप में ही आगे करके जो है हमेशा दिखाया जाता है। आपने और हमने जो देखा है, जो टीवी पर देखा है, समाचारों में जो देखा है, जो पढ़ा है, अधिकांशतः इस उपन्यास में एक मुस्लिम परिवार को इतना संवेदनशील, इतना कह सकते हैं संजीदा, इतना कोऑपरेटिव कह सकते हैं कि उस बच्चे को, उसको बड़ा करने में, उसको पालने पोसने में, उसकी जीवन यापका को आगे बढ़ाने में कितना उसने सहयोग किया है। तो क्या है, असल जिंदगी में संभव है, और जो ये बाहर जो चल रहा है वो क्या है, और जो अपने अंदर जो लिखा है, इन दोनों में आप कहाँ तक फर्क महसूस करते हैं? देखिए, जाहिल और कुपड़ दोनों ही तरफ होते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। चीज़ें घटती नहीं हैं, घटवाई जाती हैं। किसी चीज़ को लेकर इस तरीके से परोस देना कि नहीं 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 वो तो हमारा है ही नहीं। हम क्यों नहीं हैं? हम एक परिवार के हिस्से के रूप में रहते हैं। बहुत सारी जगह पे मैं देखता हूँ, इधर करीम चाचा बैठे हैं, इधर राज बैठ के उनसे मार्गदर्शन ले रहा है। शमसी मीनाई ने राम के ऊपर कितनी बढ़िया गज़ल कही है कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, यूं तो कोई ख़ास कलमबर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। तो फिरदौस राज को बेहद प्रेम करती है। इसमें ट्रायंगल फंसा है सर, एक त्रिकोणीय समागम इसमें है। जो प्रिया है, प्रिया को राज बहुत प्रेम करता है, लेकिन जो फिरदौस है वो राज को बहुत प्रेम करती है। वहीं एक और जिक्र होता है, क्रिस्टीना मैरी नाम का एक किरदार राज की जिंदगी में आता है। जब ये मसूरी जिंदगी के एक मोड़ पे थाईलैंड जाते हैं, माफ कीजिएगा, थाईलैंड जाते हैं, वहाँ कार्यालय, वो किसी कार्य से और राज के अंतरंग संबंधों पर नज़र डालें तो कितने ही राज हैं जो क्रिस्टीना मैरी से हर रोज़ दफ्तर, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सड़क, नुक्कड़, चाय का ठेला, रेस्टोरेंट, कहाँ कहाँ मिलते हैं। और कितनी ही क्रिस्टीना मैरी हैं जो राज जैसे व्यक्तित्व के संपर्क में आती रहती हैं। लेकिन इन चीज़ों के बीच सामंजस्य बिठाना ये राज और क्रिस्टीना मैरी दोनों की ही नैतिक जिम्मेदारी है। यदि ऐसा कुछ परिस्थितियां बन रही हैं तो आंतरिक संवेगों को पर जो प्रयास है संचरण का, कंट्रोल का, नियमित का, वो बड़ा आवश्यक है। देखें तो राज और क्रिस्टीना मैरी जैसे संबंधों के बीच से 90% तो पत्नियां इसी बात से दुखी हैं कि आप ऑफिस में उनसे बात कर रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये उपन्यास लिखा ही इसी वजह से गया है, जो व्यावहारिकता में चीज़ें हैं उनके लिए किसी अलग तरीके का माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। कितने ही राज हैं जो क्रिस्टीना मैरी जैसी लड़कियों के संपर्क में आते हैं और पत्नी का फ़ोन आता है तो काट देते हैं। क्यों? क्या आपको उधर आकर्षण कम है? क्या आपका प्रेम कम है? क्या चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से परेशान करती हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं, बिगाड़ी जाती हैं। हम अपने संबंधों में तीसरे आदमी को तरजीह इसलिए दे देते हैं, नहीं यार वो तो ठीक है, लेकिन इसका अपना अलग आनंद है। ये आनंद की अनुभूति आपको क्यों हो रही है? क्या आवश्यकता है इस आनंद की अनुभूति की? तो ये प्रश्न पाठकों के लिए ही है। बहुत शानदार है, मैंने पढ़ा है, आप ज़रूर पढ़ के देखें इस उपन्यास को। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने के लायक हैं, पूछने के लायक हैं और जो दिल को छूती हैं। मैंने कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए, इनके लिए मैंने इनको पढ़ कर के पन्नों को मोड़ा है और इनसे पूछना है कुछ चीज़ें कि जो चीज़ें इसमें इन्होंने समाहित की हैं, शामिल की हैं। कुछ चीज़ें दिल को पढ़ कर के बहुत सुकून मिलता है, बहुत असीम शांति का अनुभव होता है। मैं कह सकता हूँ कि
एक आपने पंक्ति ही इसमें लिखी है कि जिस शख्स के साथ जीने में मज़ा और मरने में आसानी हो वही तो इश्क है। इस पंक्ति से आपका क्या तात्पर्य मैं जानना चाहता हूँ। मुझे पंक्ति पढ़ने में बहुत शानदार लगी और इसमें मुझे कुछ लगा कि मुझे ये चीज़ पूछनी चाहिए आपसे। हालांकि ये प्रश्न दोबारा उठा है, लेकिन चीज़ें वही हैं कि प्रेम में जब तक समर्पण नहीं है तब तक वो प्रेम है ही नहीं, आसक्ति नहीं है तब तक वो प्रेम है ही नहीं। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि चीज़ें जो हम भोगते हैं, हम आशा करते हैं कि दूसरा उस चीज़ को फेस ना करे। खड़े रहेंगे सर। 2 मिनट आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस पुस्तक में, क्योंकि मैं तो आलोचक हूँ और हमारा काम उन चिंदियों को उधेड़ना है जहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस बच्चे ने ये जो रचना लिखी है राउंड नंबर, जिसमें एक शब्द पे हिंदी में 1915 में पहली कहानी लिखी गई थी, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, उसने कहा था। सर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी जी जी। अच्छा है, केवल संकेत दे के बात खत्म करूंगा। उसने कहा था, मैं ट्रायंगल ये है जी, एक लड़की से एक लड़का पूछता है 8 साल का 12 साल का तेरी कुर्बानी हो गई, वो कहता है धत, और केवल धत पर वो इतना कुर्बान हो जाता है कि उसके पति और उसके बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। ध्यान रखिए, एक धत आपका राउंड नंबर वहीं से चला है। तो आप अपनी कहानी में इसलिए ताली बजाइएगा इनके लिए कि 1915 से लड़का जुड़ा है। दूसरी बात, आप प्रेम पर बार बार चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए कुबेरनाथ राय जी को याद कर लीजिए, क्योंकि मैं BHU को पढ़ा हूँ तो थोड़ा वहाँ चलूंगा, लेकिन बीच में एक बात जरूर कहूँगा। अपने बच्चे के लिए कहा था, सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। नामवर सिंह जो हिंदी के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, उन्होंने एक लाइन कही थी कि किसी लगाए गए गिरवे को कभी नापना नहीं तो उसकी बाढ़ रुक जाएगी। इसलिए कृष्णा की इस किताब का फाइनल मूल्यांकन में कुछ नहीं करूँगा। बहुत परेशान किया इसने, रात के 12 बजे मुझसे समीक्षा लिखवाई है। कुबेरनाथ राय का एक शब्द है सर, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा विद्वान, जितने हिंदी के होंगे वो जानते होंगे, डॉक्टर शुक्ल, राम कुमार शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इस किताब में जिस प्रेम की आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा प्रेम के चाहे जितने शब्द हों, तेरी कुड़माई हो गई और धत धत पे जान देने वाला इस प्रेम को कोई भी विशेषण नहीं दिया जा सकता। और हिंदी साहित्य में आज तक, हो सकता है मेरी शंकाएं सीमित हो, किसी ने उस प्रेम को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। इसलिए कृष्णा उसको नाम दे जाए, बहुत बड़ी बात। दूसरा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने पात्र का नाम रखा राज। 2 राज हैं, एक हिंदी का है, एक मुसलमानों का है। इनका जो राज है हिंदुओं वाला नहीं है। अंबर नीला, सागर नीला, उससे नीला नील कमल, और उससे नीली तेरी आंखें जिसमें कोई राज है, नुक्ता वाला। तो क्या ध्यान रखिएगा, आपका राज जो है फिरदौस वाला हो गया है। बिल्कुल सत्य बात। लास्ट एक निवेदन, कुबेरनाथ राय के बस 2 मिनट आप ध्यान दीजिएगा। प्रेम के बारे में चर्चा बहुत की गई है, आसक्ति आया, समर्पण आया, उन्हीं 2 शब्दों पे सिर्फ संकेत दे के अपनी बात खत्म करूंगा। तो थोड़ा धौलपुर से आया हूँ, स्वागत है साहब, स्वागत है। क्योंकि भारत के सबसे बड़े डकैत से मिल के मैं भी आया, जगन गुर्जर से। मुझे कहीं नहीं लगा कि उसके अंदर कहीं कातिलाना और कोई हरकतें हैं। उस व्यक्ति से जब मिला तो उसके दर्द को मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं, आदमी जब आता है तो लोहार मारेगा तो हथौड़ा मारेगा, सही है, और हलवाई मारेगा तो लड्डू मारेगा खींच करके। तो सर 2 शब्द हैं कुबेरनाथ राय के। सभी हमारी नई पीढ़ी के 2-4 ही बैठे, बच्ची भी बैठी है, हमारी बच्चियों से छोटी भी होगी। एक शब्द है रति चक्र और एक शब्द है ऋतु चक्र। रति चक्र जो होता है वो स्वाभाविक होता है, रति चक्र नहीं सर, अस्वाभाविक होता है, जो वहाँ हुआ है थाईलैंड में। और दूसरा होता है ऋतु चक्र। ये स्वाभाविक समय के अनुसार हर नर मादा के संबंध होते हैं, बातें आगे बढ़ती हैं। हम लोग भारतवासी ऋतु चक्र की पूजा नहीं करते हैं, ऋतु चक्र की पूजा करते हैं, रति चक्र की पूजा कभी नहीं करते हैं। तो वहाँ जो हुआ
थाईलैंड में, वो था जिसको हम नकारते। वो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, शब्दों में खो जाइए, उनकी सभ्यता, इसलिए वहाँ हुआ। लेकिन यहाँ करके जो उसने किया है, वो 1915 में रामचंद्र जी, वो गुलेरी जी जिसको नहीं निभा पाए थे, उसको इसने निभाने की कोशिश, कभी निभा नहीं है, कोशिश की है। हाँ, राज से शुरू हुआ, कल्पना में जाके खत्म कर दिया। कल्पना हमेशा सही नहीं होती। अगर स्वप्न देखना ही है ना, तो स्वप्न कभी ऐसे देखिए, बड़ा गंदा शब्द है मेरे पास यार, स्वप्न में जरा बाथरूम करके देखिए तो कितना बढ़िया लगेगा। ठीक है, करिए तो देखिए कैसे लगेगा। स्वप्न देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह कल्पना में जा करके इसने हम लोगों को मूर्ख बनाया है, छोड़ दिया वहीं। रचनाकार वही तो होता है। क्यों? हमारे गांव के पास तमसा नदी है, बस लास्ट मित्रों निवेदन कर रहा हूँ, तमसा नदी है। तमसा नदी के किनारे एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वाल्मीकि जी स्नान करने जा रहे थे और वहाँ ऋतु चक्र चल रहा था, रति चक्र नहीं, ऋतु चक्र, और उसने बाण मारा तो भारत का पहला श्लोक लिखा गया, मां निषाद प्रतिष्ठा में तुम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम बधी काम मोहितम। और तमसा नदी से वो बच्चा जब लौट के आया और संत लौट के आया तो उसने उस क्रौंची को सीता बना दिया और स्वयं अपने अभिशाप को राम बना दिया। समझे आप ना? और एक रचना लिखी गई जिसे रामायण कहा गया। सारा भारत आज उसके पीछे चल रहा है। और कभी कभी नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग कभी 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 बन जाते हैं। प्रोफेशनली वो कभी नहीं है, वो किसी और लाइफ से जुड़े हुए हैं। कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लेबर वर्क करता है कहीं, कोई सरकारी ऑफिसर है, लेकिन सबके दिलों में कहीं न कहीं एक कभी बसा होता है और वह कभी कभी बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आ जाता है तब उसी वक्त वो कभी बन जाता है। और यह मेरी जो संस्था है कभी कभी ऐसे ही लोगों के लिए है। मैं हर साल एक प्रतियोगिता कराता हूँ और उस प्रतियोगिता में हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे कभी कभी का, वहाँ पे हम लोग प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं। वहीं पे हमारा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी कविताएं आती हैं। पिछले साल लगभग 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नैरोबी, लंदन, कीनिया, यहाँ तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनको इनाम मिला था। तो हम उसमें से 100 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और 100 लोगों में से जो सबसे अच्छी प्रतियोगिता, सबसे अच्छी कविताएं 10 होती हैं, उनको हम लोग इनाम वगैरह देते हैं। इस वर्ष भी अगले 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है। सारी उसकी चीज़ें जो है वो एकदम पूर्ण लेवल पे है। मधुशाला प्रकाशन के हमारे जो कृष्णा जी हैं, इन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित किया हुआ और इस वर्ष भी यही प्रकाशित कर रहे हैं। इनका जो भाव होता है, मैंने देखा है कि मतलब एक प्रोफेशनली, वैसे तो ये कवि है ही, लेकिन जब ये प्रोफेशन में आते हैं और किसी चीज़ पे प्रोफेशनली काम करते हैं तो भी इनका भाव वही रहता है। रात भर 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मैं देखता हूँ ये काम करते हैं और बहुत तत्परता के साथ। ऐसा नहीं चलो यार हमने